ओके, स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये बहुत अजीब चीज़ हो रही है यहाँ पे कि मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ और मेरे सामने एक भी स्टूडेंट है नहीं। मेरे पूरे 8-9 साल के जो करियर है उसमें पहली बार हो रहा है कि मैं पहली क्लास ले रहा हूँ किसी की, या पहला इंटरेक्शन हो रहा है और सामने बच्चे ही नहीं है। बहुत ही अनयूजुअल से सर्कमस्टेंसेस में सब जानते हैं कि हम सब फंसे हुए हैं। सबकी लाइफ में ये फेज सब ने इससे पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड आई एम नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि हाउ आई शुड स्टार्ट द इंटरेक्शन, बट स्टिल जो परिस्थितियाँ हैं या जो कंडीशंस है उसको तो हमको फेस करना ही पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। बट हमारा ये जो मोटिव है, या हम ये जो इंटरेक्शन या जो भी डिस्कशन या जो भी पढ़ाई जितनी भी जैसी भी हो सके, क्लासेस बोलो, ये जो चालू करने का हमारा प्राइम मोटिव जो है वो बहुत क्लियर है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से या किसी वजह से एजुकेशनल लॉस ना हो, या तुम्हारा एकेडमिक लॉस जो है वो ना हो, या उसको मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। तो बात सबसे पहले ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियोस है या ये जो डिस्कशन हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ये इस वजह से, या इसका कमर्शियल एस्पेक्ट बाद में आता है। इसका प्राइम मोटिव है कि आपका नुकसान ना हो, आप कुछ चीज़ें ही सही लेकिन उन्हें पढ़ो। तो मेरा ये आपसे अपील है बिफोर आई स्टार्ट विथ एनी टिपिकल डिस्कशन कि सभी वीडियोस को जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं इसको आप बहुत अच्छे से स्टडी करें, बहुत अच्छे से सीरियसली देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि कंडीशंस जो है वो अनसर्टन है। चालू अगर होता है सब कुछ बहुत जल्दी होता है तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। बट अगर ये चालू नहीं हो पाता जल्दी, अगर ये फिजिकल प्रेजेंस हमारा जल्दी नहीं हो पाता तो हम क्या पढ़ाई छोड़ देंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। हमको जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम्स हैं, वो तो कभी ना कभी फेस करनी ही पड़ेंगी। तो फिर तब हम टाइम हमारे पास जो अभी है वो हम उसको सही तरीके से अगर यूटिलाइज करें तो बाद में आने वाली सिचुएशंस को हम बहुत इजीली फेस कर पाएंगे। और इसी मोटिव के साथ हम ये सारे वीडियोस और ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तब से बोलने जा रहा हूँ लेकिन मैंने मेरा नाम ही नहीं बताया। तो मेरा नाम है अविनाश, और जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन की बात है तो आई हैव डन MSc in microbiology and I am in this profession of teaching since last 8 years you can say, and as far as my subject is concerned तो मैं यहाँ पे इसी जगह पे पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और मुझे आगे भी यही पढ़ाना है। तो मैं जो आपके सामने सब्जेक्ट लेके आऊँगा या जो भी डिस्कशन लेके आऊँगा वो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। जैसे कि आप सब जानते हो, यू आर एन 11th मूविंग स्टूडेंट एंड यू आर एन ग्रोन अप स्टूडेंट। अब ये बात भी मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा आपको कि आप जिस क्लास को क्रॉस करके आ रहे हो वो फेज़, और आप जिस क्लास में जा रहे हो वहाँ से स्टार्ट होने वाला फेज़, ये रिलेटेबल बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अब तक की जो अवस्था आपकी थी 10वीं तक वो बहुत ही अलग थी, बहुत ही स्कूल टाइप का टिपिकल एनवायरनमेंट आपने फेस किया। लेकिन आप जब 11th 12th की तरफ मुड़ते हो तो आपका एक ट्रांजिशन होता है एक नए फेज में। तो आपको इस फेज में जाने के बाद काफ़ी सीरियस होने की ज़रूरत है, काफ़ी फोकस्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि बोलने की बात नहीं है ये कि कुछ तो बोलना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सेइंग दिस विथ माई एक्सपीरियंस ओके ऑफ ऑल दीज ईयर्स। I have seen many students in front of me। तो इस अनुभव से मैं आपको बहुत सीरियसली बता रहा हूँ कि ये जो फेज में आप जा रहे हो यहाँ पे आपको बहुत ही फोकस्ड होना ज़रूरी है, बहुत ही क्लियर होना ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं उसमें से करेक्ट चीज़ों को चूज करना और इनकरेक्ट चीज़ों को रिजेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक, जहाँ तक सवाल है आपके एग्ज़ाम का, तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नीट एस्पायरेंट्स है या जो नीट को फेस करना चाहते हैं या जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। राइट, बनना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन वो बनने के लिए जिस फोकस की आवश्यकता है, जिस हार्डवर्क की आवश्यकता है या जिस डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है
वो कितने लोगों के पास है या वो कितने लोग दे सकते हैं, इस पे निर्भर करता है कि आप जो चाहते हो वो होगा कि नहीं। चाहना इज अ फ्री थिंग। मैं भी चाह सकता हूँ कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, बट वो पॉसिबल कितना है ये किस पे डिपेंड करता है कि मेरे उस डायरेक्शन में मैं कितने एफर्ट्स लगाता हूँ, कितनी ईमानदारी से मैं उस डायरेक्शन में काम करता हूँ, राइट। जितनी ज़्यादा ईमानदारी, जितनी ज़्यादा ऑनेस्टी या जितना ज़्यादा एफर्ट मैं डालूंगा, उतने मेरे चांसेस मैक्सिमम होंगे, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को पीछे छोड़ूंगा मेरे सिंसियर ऑनेस्ट एफर्ट्स की वजह से। ठीक, ये बातें सुनने में थोड़ी सीरियस भले ही लग रही होंगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सबको समझ में आता है कि सिंसियरनेस, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क इज द की टू द सक्सेस इन एनी फील्ड। जहाँ तक सवाल है मेरे सब्जेक्ट का, तो मेरा सब्जेक्ट कंप्लीटली रिलेटेड है मेडिकल फील्ड से। मेडिकल फील्ड का मतलब सिर्फ डॉक्टर ही होता है, ये बहुत एक हमारा मिसकंसेप्शन है, जो कि आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम दूर करेंगे। लेकिन फिलहाल वो बात हम नहीं करते, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि मेडिकल फील्ड का मतलब सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं होता। देयर आर सो मेनी ways where you can serve the nation and yourself by studying life sciences। अब सर बोलोगे लाइफ साइंसेस क्या है? हमने अभी तक टर्म सुना है बायोलॉजी, ठीक है ना, कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लाइफ फॉर्म्स एंड ऑल दैट। लाइफ साइंसेस ये एक नई टर्म है, नई बोलने से बेटर एक हायर लेवल की टर्म है। अगर तुम थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाओगे तो बायोलॉजी ये टर्म आज यूज नहीं होती। The term that is in use today is a life sciences। What do you mean by life sciences then? हर वो चीज जो लाइफ से जुड़ी हुई चीजों की स्टडी करती है उसको लाइफ साइंसेस कहते हैं, ठीक है ना। अगर तुम बायोलॉजी की बात करो तो तुमने 10वीं की लेवल तक बायोलॉजी में क्या पढ़ा? तो जाहिर सी बात है तुमने बायोलॉजी नाम का सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा। तुम सब जानते हो कि तुमको एक बुक थी जिसका नाम था साइंस, बराबर। अब बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। देखो मैंने कहा था कि 10वीं और 10वीं के बाद फेज बिल्कुल अलग है, ट्रांजिशन है, राइट। अभी तक तुमने क्या पढ़ा? मैथमेटिक्स, वो अब भी है, लेकिन जो दूसरा जो सब्जेक्ट था तुम्हारा वो था साइंस, अब नहीं है। तुमको 12th में या 11th में साइंस नाम का सब्जेक्ट नहीं होता, तुमको क्या होता है? एक इंडिविजुअल साइंस, मतलब फिजिकल साइंस जिसको फिजिक्स कहते हैं, केमिकल साइंस जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस। तो देखो वास्टनेस कितना बढ़ गया। तुमको साइंस की बुक का एक चैप्टर फिजिक्स पे था या 2-4 चैप्टर फिजिक्स पे होंगे, अब यहाँ पे पूरा एक फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट होगा। तुमको 1-2-4 गिन के चैप्टर जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस या ऐसा कोई चैप्टर होगा जो बायोलॉजी बेस्ड था, अब यहाँ पे एक बायोलॉजी नाम का पूरा सब्जेक्ट होगा। और ये भी बात बता दो तुमको कि तुम्हारे साल से, मतलब इस साल से सिलेबस जो है वो चेंज भी हुआ है। तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि तुमको हर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। जहाँ तक बायोलॉजी का सवाल है तो आई विल टेल यू, अभी टेक्स्ट बुक अगर आपने ली होंगी तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं ली और अभी इस लॉकडाउन में कहीं से मिल सकती है तो आप ज़रूर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी की दुकानें बंद है तो तुमको बुक कैसे मिलेगी। अगर तुम्हारे कुछ सीनियर बच्चे कांटेक्ट में हैं तो उनसे उनकी पुरानी बुक्स लीजिए, क्योंकि सिलेबस चेंज होने का मतलब चैप्टर्स बदल जाएंगे या पूरा 360 डिग्री चेंज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर्स वही होंगे, कंटेंट वही होगा, नाम बदलेंगे, डायग्राम्स बदलेंगे, कुछ ऐड होगा, कुछ रिमूव होगा, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो पुरानी बुक्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट के पास उनकी टेक्स्ट बुक्स हैं वो यूजलेस हो गई है या वो किसी काम की नहीं रही। तो मेरा सबसे ये भी एक आपको कहना है इस पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि अगर हो सके तो कहीं से अपने सीनियर से, अपने पहचान वालों से, अगर दुकान से हो सके तो दुकान से टेक्स्ट बुक का इंतज़ाम कीजिए हर सब्जेक्ट के, 11th के एटलीस्ट, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप उन बुक्स को पढ़ पाओगे, उसमें क्या कंटेंट है उसको डिटेल में देख पाओगे।
क्योंकि जो वीडियोस आएंगे, जो हम पढ़ाएंगे, वो एक चैप्टर स्पेसिफिक चीज़ होगी। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो उसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरा कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली आपको हर सब्जेक्ट में क्या क्या किस तरह से चीज़ें दी गई है उसका एक ओवरव्यू मिलेगा। भले ही समझ में आए ना आए वो बात की बात है। टेक्स्ट बुक इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो हमारे पास होनी चाहिए, और उसका अगर इंतज़ाम आपके पास हो पाता है तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। अब टेक्स्ट बुक की जहाँ तक बात है, आप NCERT वाली टेक्स्ट बुक का अरेंजमेंट करो, स्टेट वाली का करो, दैट डजंट मैटर, क्योंकि 19-20 छोड़ दिया जाए तो कंटेंट और कॉन्सेप्ट्स सेम है। ठीक, अब थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं। हमारा मेन फोकस, जहाँ तक एग्जाम का सवाल है, सब जानते हैं कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा बायोलॉजी पढ़ता है या डिटेल में पढ़ना चाहता है, उसमें आगे जाना चाहता है, तो उसका प्राइम फोकस होता है नीट। ठीक, why I am saying prime focus, because there can be many other things, as I said, which you can do by studying life sciences, not just NEET and further things. But yes, एक प्रिंसिपल फोकस, एक टॉप फोकस जो होता है वो हमेशा होता है नीट पे। नीट नीट नीट, इसका फुल फॉर्म क्या है? आपको सुनते हुए अजीब लगेगा, मुझे कहते हुए अजीब लगेगा, लेकिन जब मैं क्लास भरी हुई होती है, ठीक है, अभी तो नहीं है, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस है, लेकिन हर साल पिछले 8 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और पिछले 8 सालों में मैंने पहले इंटरेक्शन में यही चीज़ की है कि तुम बच्चों बायोलॉजी का क्लास अटेंड करते हो तो क्यों आए? तो दे से नीट, राइट? देन आई आस्क देम, डिड यू नो द फुल फॉर्म ऑफ नीट? None of them or very few of them speak कि what is the full form of NEET. So see, फोकस यहाँ से समझ में आता है कि तुम जिस चीज़ को करने के लिए आए हो उस चीज़ का फुल फॉर्म भी अगर हम जान के नहीं आए तो इससे पता चलता है आगे वालों कि हाउ मच सीरियस वी आर, राइट? हमने कहीं पे भी जाने से पहले उस जगह के बारे में जानकारी लेते हैं ना हम। जैसे किसी टूरिस्ट प्लेस पे अगर हम जाए तो हम पहले गूगल निकाल के सर्च करते हैं ना कि भाई जयपुर जा रहे हैं तो जयपुर में देखने के लिए क्या क्या है, फिर जाते हैं हम, राइट? नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम फंस सकते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस सबके पास है आजकल। व्हाट्सएप यूज़ करना सबको आता है, सोशल मीडिया यूज़ करना सबको आता है, बट एक कॉमन सेंस वाली बात है कि हम जिस एग्जाम के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस एग्जाम का फुल फॉर्म ही हमको नहीं आता। लोग जी बोलते हैं, JEE नहीं बोलते, जी बोलते हैं। इज इट करेक्ट स्टूडेंट्स? नो, it's JEE because it has a full form, so it's NEET, not NEET actually. हम जनरल परसेप्शन में ये कहते हैं कि नीट का एग्जाम, नीट कब बोलना चाहिए ना हमने, जब नीट कोई वर्ड हो। NEAT नीट होता है, नीट मतलब क्लीन। NEET नीट है क्या? NEET नीट नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट एन वर्ड, इट्स एन एब्रीविएशन। वर्ड और एब्रीविएशन में क्या फर्क होता है ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो, बिकॉज I individually belong to same English medium and most of you must be belonging to the full English medium. So abbreviation और full form में फर्क होता है ना, word में फर्क होता है। It's not word, it's an abbreviation जो किसके लिए यूज होता है? National Eligibility कम, अब सी नहीं है यहाँ पे, entrance test. What is the full form of NEET? National Eligibility cum Entrance Test. That's NEET, जिसको हम बहुत ही सुंदर शब्दों में नीट कहते हैं, जो कि हमको नहीं कहना चाहिए। It's NEET, that's National Eligibility cum Entrance Test. And why it is taken? ये नेशनल लेवल पे ली जाती है, नाम से समझ में आता है। मतलब तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हारे क्लास के बच्चे या तुम्हारे शहर के बच्चे नहीं है, तुम्हारे कंपटीशन में इंडिया में प्रेजेंट सभी स्टेट्स के वो एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम के थ्रू फर्दर प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो आप सोचो कि तुम्हारा कंपटीशन कितने बच्चों के साथ है और कितना फोकस्ड तुमको रहना है, कितना सीरियसनेस तुमको अपने एफर्ट्स में रखना है before you move on to the studies. It's national thing, right? And why it is taken? It is taken for all medical
एंड पैरामेडिकल प्रोफेशंस। ठीक, सभी मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशंस जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में चलाए जाते हैं, उनमें दाखिला पाने के लिए, उनमें एडमिशन मिलने के लिए आपको एक नेशनल लेवल का टेस्ट क्लियर करना होता है। ना सिर्फ क्लियर करना होता है बट उसमें अव्वल आना होता है। उस टेस्ट का नाम है NEET। अब इस मेडिकल प्रोफेशंस में बहुत कुछ आता है, जैसे कि टॉप प्रायोरिटी पे आता है MBBS, लेकिन सिर्फ MBBS नहीं आता, और क्या आता है BAMS, और क्या आता है BDS, ठीक, और क्या आता है BVSC वेटरनरी साइंसेस, और क्या आता है इवन नर्सिंग भी आता है, लेकिन नीट इसके लिए नहीं होती, ठीक, लेकिन होती है, ठीक। और एक एग्जाम और भी होता है हमारे पास जिसको हम MNCT कहते हैं, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्स में आपको पास होना, अगर कोई बोलता हो कि इस एग्जाम में पास होना पड़ता है फिर आप डॉक्टर बन जाओगे, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पास होने का मतलब होता है हमारी भाषा में कितने % मिलना, 35% मिलना। मतलब आपको 100 मार्क के पेपर में 35 मार्क मिल जाए तो आप पास हो जाते हो, बराबर। ये सब सिंपल फंडा सबको पता है। लेकिन फिर अगर नीट का एग्जाम जो 720 मार्क का है, अगर नहीं पता तो समझ लो कि नीट का जो एग्जाम है, नीट मैं भी बोल रहा हूँ फिर से, क्योंकि गलतियां तो सब करते ही हैं और एक की देख के दूसरा भी करता है, हालांकि मैंने भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो NEET का एग्जाम है, ये कितने मार्क्स का है टोटल? इसका टोटल वेटेज है 720 मार्क। अब आप मैथमेटिक्स करो थोड़ा सा बायोलॉजी में और बताओ, अंदाजा लगाओ कि 35% कितना होता है। 72 प्लस 72 प्लस 72, इट्स लाइक 250 मार्क के करीब 35% आएगा। तो क्या उतना मिलने से हम MBBS कर लेंगे या BDS कर लेंगे? इन सबको छोड़ो, इसकी लास्ट सीट भी किसी को नहीं मिलेगी अगर 35% मार्क आते हैं। तो NEET की एग्जाम में पास होना मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि आप अव्वल 2 से 3000 लोगों में आओ। अगर 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आपका फोकस, आपका एफर्ट, आपकी स्टडीज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अव्वल 2000 लोगों में आओ, तब आपको मनचाहा कोर्स मिलेगा। तो इट डजंट मैटर वेदर यू हैव पास्ड द एग्जाम और नॉट, व्हाट मैटर्स इज वेदर यू आर इन द फर्स्ट 3000 स्टूडेंट्स और नॉट। तो उतना फोकस हमारा होना चाहिए। और अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो पिछले साल, हर साल का रिजल्ट अलग अलग आता है, वो डिपेंड करता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी, लेकिन ऑन एन एवरेज कैटेगरी वाइज एक हम पकड़ के चले, हमारा साल भर 2 साल का फोकस जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए मिनिमम 600 मार्क्स। अगर हम 720 मार्क का पेपर सॉल्व करते हैं तो हमको 600 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए, या हम ऐसा कहें कि आवर फोकस, आवर स्टडीज शुड बी लाइक कि आई शुड गेट 90% मार्क्स इन एवरी पेपर आई सॉल्व। फिर वो 10 मार्क का हो तो मुझे 9 मिलने चाहिए, 20 मार्क का हो तो 18 मिलने चाहिए, 100 मार्क का हो तो 90 मिलने चाहिए, और 700 मार्क का हो तो उसके हिसाब में 90% मिलने चाहिए। उतना हमारा फोकस होना ज़रूरी है। अब ये हुई बोलने की बात जिससे हम थोड़ा सा शायद डर गए होंगे। फिर क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल उसके लिए नहीं है जो सिंसियरली काम करेगा, सिंसियरली पढ़ेगा, तरीके से पढ़ेगा। गधे की मेहनत ना करके घोड़े की मेहनत करेगा, वो आगे जाएगा। अपने बाजू वाले को देख के जो पढ़ेगा वो नुकसान में जाएगा। अगर तुम्हारा बाजू वाला पढ़ता ही नहीं तो तुम तो उससे भी ज्यादा नहीं पढ़ोगे। तो तुम्हारा कंपटीशन एक अननोन व्यक्ति के साथ है, या जिसको तुमने देखा ही नहीं ऐसे व्यक्ति को कंसिडर करो, और ये कंसिडर करके हमने पढ़ना चाहिए कि वो मेरे से ज्यादा पढ़ता है तो मैं उससे ज्यादा पढ़ूंगा। अगर हम ऐसा खुद के साथ कंपटीशन करेंगे तो हम आगे जाएंगे।
हम हमारे बाजू वाले के साथ कंपटीशन करेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। ये सब फिलोसॉफी की बातें ज़रूर है, लेकिन वर्क हमेशा करती है, राइट। तो फिर से हम थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं कि तुम्हारा जो एग्जाम है, जो तुमने फ्यूचर में फेस करना है, वो फिर 720 मार्क का टोटल है, जिसमें से अच्छी बात यह है कि मेरा सबसे सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, मतलब 360 मार्क का। अब 720 में से 360 मतलब कितना हुआ? 50%। तुम्हारा 720 मार्क का पेपर में से 50% वेटेज सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट का है, बायोलॉजी, एज द एग्जाम इज रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन और लाइफ। दैट्स द रीजन बायोलॉजी हैज मैक्सिमम वेटेज। और बचा हुआ 360 डिवाइड होता है 180 फिजिक्स और 180 केमिस्ट्री में। तो ये हुआ तुम्हारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलके 720, ठीक। और टोटल क्वेश्चन जो तुमको फेस करने होते हैं वो होते हैं 90, ठीक। टोटल पेपर का वेटेज कितना? 720 मार्क का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 90। तो फिर डिवीजन कैसे होगा? 45 बायोलॉजी, ठीक है ना, और बाकी बचे 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स और 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, मतलब टोटल क्वेश्चंस हुए 180। बाय मिस्टेक आई सेड 90, इट्स टोटल क्वेश्चन नंबर इज 180, जिसमें से 90 क्वेश्चन हमने जो बोला था टोटल, वो टोटल नहीं, 90 क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी, 45 फॉर फिजिक्स, 45 फॉर केमिस्ट्री। इस तरह से 90 प्लस 90 हो जाता है 180 इंटू 4, मतलब होता है 720। इंटू 4 इसलिए क्योंकि हर सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 और टोटल वेटेज ऑफ पेपर 720 मार्क्स। अब इसमें एक और ट्रिक या और चीज है जो तुमको समझनी होती है राइट फ्रॉम द डे 1, क्योंकि वो चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा पेपर सॉल्व करना या पढ़ाई करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस एग्जाम का है नेगेटिव मार्किंग, जो शायद हमें से बहुतों ने आज तक नहीं सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब सही सॉल्व करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? उसके वेटेज जितने, मतलब 4 मार्क्स। लेकिन अगर आपने किसी सवाल का जवाब दिया और वो गलत दिया, नहीं दिया तो 0 मिलेंगे, लेकिन अगर देने के बाद वो गलत निकला तो गलत आंसर का -1 हो जाएगा, मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम के लिए होती है। एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब आपने कमाए हुए मार्क्स में से 1 मार्क का कम हो जाना। एक एग्जांपल के तौर पे तुमको समझाने के लिए मैं बताता हूं कि तुमको टोटल क्वेश्चन अगर 5 है, तुमने सॉल्व किए 3 और सॉल्व नहीं किए 2, तो 2 के आपको मिले 0। 3 सॉल्व किए अगर करेक्ट है तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? अगर एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क है तो आपको मिलेंगे 4 × 3 मतलब 12 मार्क्स। अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए तो उसके 0, और जो सॉल्व किए 3 वो करेक्ट निकले तो उसके 4 × 3 12। लेकिन अगर आपने इस 3 सॉल्व किए में से 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है, तो ये 2 इनकरेक्ट के -2 हो जाएंगे और 1 करेक्ट के मिलेंगे 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स इसके मिले, 2 इसके माइनस हो गए, तो आपके पास मार्क्स कितने बचे?
2 मार्क्स। मिलने कितने चाहिए थे? एक करेक्ट था तो 4 मार्क मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आपने 2 गलत सॉल्व किए तो आपको मिले रिजल्टेंट इफेक्ट में सिर्फ 2 मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है कि एग्जाम में जब हम सॉल्व करते हैं पेपर तो हमको ये बहुत श्योर रहना पड़ता है कि हमारा जवाब सही है। तो ये एक चीज़ भी है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमको लॉजिकली सीखनी होती है कि किस तरह से पेपर सॉल्व करना। तो कोचिंग, टीचिंग, जिसको आप बोलते हो काउंसलिंग, इन सब की ज़रूरत जो होती है वो इन चीज़ों को समझाने के लिए या ये चीज़ें उनके रूटीन हैबिट्स में लाने के लिए होती है, राइट। ये सभी चीज़ें पढ़ाना अगर एक ही एस्पेक्ट होता तो पढ़ा तो सभी सकते हैं, पढ़ाना एक को नहीं आता, सिर्फ पढ़ाना दुनिया भर को आता है, लेकिन सिर्फ किताबी बातें पढ़ाना एक ही एस्पेक्ट नहीं होता। कई सारी और चीज़ें होती है जो हमको पढ़नी, समझनी और हमारे हैबिट्स में लानी होती है, जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी जगह पे पढ़ के अपने अंदर लाते हैं, हमको वहाँ पे वो समझाई जाती है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एग्जाम की जो हमको समझनी होगी। रहा सवाल सब्जेक्ट का, तो 360 मार्क्स के 90 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास 2 क्लासेस के पूरे चैप्टर्स हैं, मतलब 11th और 12th। तो ये एक और कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना जरूरी है कि हमारी जो एग्जाम है उसमें सिर्फ 12th का पोर्शन नहीं आता, ठीक है ना। 11th भी हमको उतनी ही इंपॉर्टेंस से करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे 50% वेटेज 11th और 50% वेटेज 12th इस हिसाब से आते हैं, ना कि सिर्फ 12th के। तो ये एक और कंफ्यूजन अगर होगा तो हम दूर कर ले कि हमको नीट या NEET में सिर्फ 12th को ही फेस करना है। नो, यू मस्ट बी रेडी विथ ऑल योर डिटेल्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में 11th और 12th में हमको क्या पढ़ना है कुल मिला के, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे बायोलॉजी एक पार्ट नहीं, एक पूरा सेपरेट सब्जेक्ट है जो तुमको 11th में भी है और 12th में भी। अब मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज तो यहाँ पे मैं कैटेगराइजेशन नहीं कर रहा, लेकिन एक कुल मिला के हमको पढ़ना है ये सब। डाइवर्सिटी, सेल, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में फिर प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, उसके बाद इकोलॉजी या एनवायरनमेंट जिसे कहते हो तुम, उसके बाद जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ, etc. etc. Now the meaning of this etc. there are many more other things. हमने यहाँ जो एनलिस्ट किए हुए टॉपिक है वो एक ब्रॉड सेंस में, ये चैप्टर्स नहीं है, इसके अंदर भी चैप्टर्स है। जैसे हमको डाइवर्सिटी पढ़नी, दुनिया में कौन से अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो हमारे कैसे काम आते हैं, ये सब। सेल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बिना तो लाइफ ही नहीं होती। तो सेल के बारे में हम जो जानते हैं वो है सेल की डायग्राम और सेल के टाइप्स। उससे ज़्यादा तो हम 10th के लेवल पे मुझे नहीं लगता हम जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऑर्गेनल्स या उनके नाम। अब इधर सेल नाम का एक पूरा चैप्टर है जो हम अगर चाहे तो 1 महीने तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी वो खत्म नहीं होगा। बट हमारी कुछ लिमिट्स हैं जिसको हम समझ के पढ़ते हैं। तो कहने की बात यह है कि इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी हेडिंग्स को हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लोर करना है, पढ़ना है along all this time of 2 years that you will have further, ठीक है ना। और इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर सॉल्व करने हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग का हम आकलन कर सके और हमारा एक्यूरेसी
एक्यूरेसी लेवल हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करना है, ताकि हम वो जो बात कर रहे थे पहले 2000 या पहले 3000 लोगों में आने की, वो आसानी से अचीव हो सके, राइट। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, इस इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि नीट जो आप कहते हो वो क्या है, उसमें आपको किस तरह के पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। जहाँ तक हमारे सब्जेक्ट की बात है बायोलॉजी, उसमें हमको ब्रॉडली क्या क्या पढ़ना है। अब स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा, इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, इसमें से कहीं से तो हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये जो चीज़ है सेल, ये सबको पता होती है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको सेल क्या है ये ना पता हो, राइट। तो इसलिए एक बहुत बेसिक और थोड़ी सी हमको जिसके बारे में जानकारी है पहले से, उस चीज के साथ हम डिस्कशन हमारा जो है चैप्टर वाइज वो शुरू करेंगे। तो अभी बता देता हूँ फिलहाल के लिए कि जो सेल है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब इस सेल इसको अगर हम यूनिट माने, तो इस चैप्टर को या इस यूनिट को हमको 3 हिस्सों में पढ़ना है। जब भी हम डिस्कशन आगे कैरी आउट करेंगे, उसमें से पहला सेक्शन है सेल स्ट्रक्चर, जो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसको हम स्ट्रक्चर की जगह ज्यादा टिपिकल टर्मिनोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड बनेगी, अभी तक के स्टैंडर्ड्स में हम जो पढ़ते आए हैं उससे थोड़ी सी अलग बनेगी, तो समय समय पे हम उसका मतलब आपको जरूर समझाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब स्ट्रक्चर ओवरऑल। उसके बाद हम इस यूनिट में जो पढ़ेंगे उसका नाम है सेल साइकिल। आपने ये जरूर सुना होगा, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये जो है ये सिर्फ नाम ही सुन रखे हैं हमने, या हम ज्यादा से ज्यादा इतना जानते हैं कि माइटोसिस इज अ इक्वल डिवीजन, मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन। बट क्यों, ये कौन समझाएगा? तो इसकी सारी डिटेलिंग इस चैप्टर में आएगी। और लास्ट में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे या इस यूनिट में पढ़ेंगे बायोमोलेक्यूल्स। आपने ये जरूर सुन रखे होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये नाम हमने सुन रखे हैं। तो इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनका काम क्या है, ये क्यों है और ये क्या करते हैं, इन सब के बारे में जानकारी इस चैप्टर में आएगी। तो आप बात समझो, यूनिट क्या है, सेल, चैप्टर है 3, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स या आने वाले वीडियोस में आपको वो मिलेंगे। याद रखिए हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा इससे। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो टेक्स्ट बुक का इंतजाम जरूर कीजिए 11th की, और उसमें से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका वीडियोस में या आने वाले डिस्कशन में काफी फायदा होगा। विद दिस वी एंड दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर हियर एंड we will meet again.